चलो लिसन नाउ, होमवर्क सम में होमवर्क सम आया, पहले जीएसटी का पार्ट देखो एक मिनट। होमवर्क सम में देयर वर 2 सम्स फॉर होमवर्क, बोथ वेर विद जीएसटी, बराबर है? हाँ सर। देखो एक तो था इलस्ट्रेशन 9, सी इलस्ट्रेशन 9। देखो उसमें दिया हुआ है हाउ टू प्रेजेंट द नोट, देख लो, सिंपल है। इन इलस्ट्रेशन 9, ओके, योर आउटपुट IGST is 15,000, ओके। नाउ आउटपुट IGST का रूल क्या है सेट ऑफ का, लिख ही लो। ये आउटपुट IGST का रूल है, इसमें से पहले ऑर्डर वाइज जाना है, पहले इनपुट IGST सेट ऑफ करने का, फिर इनपुट EGST करने का, और फिर इनपुट SGST। इनपुट CGST और उसके बाद इनपुट SGST करने का। तो IGST इनपुट है ही नहीं, नील था। हेलो, हाँ सर। उसके बाद इनपुट CGST वाज आई थिंक 9,000। उसके बाद इनपुट SGST, ये सेट ऑफ करने के बाद कितना बचा, 6,000 बचा। तो 6,000 ही यू कैन एडजस्ट, यहाँ से 6,000 हटाओ तो ये नहीं लोगे। तो अभी बचा कितना, इनपुट SGST आपका बचा 3,000। तो इनपुट SGST जो बच गया है 3,000, दैट विल बी पार्ट ऑफ एसेट। इज दिस क्लियर? सॉरी, ये नोट बनाना पड़ेगा, नोट दिखा दो। समझ आया? आउटपुट IGST का सेट ऑफ क्लियर है। Output IGST first will be set off against input IGST, and then against input CGST, and then against input SGST, order wise। उसके बाद वाले सम में पहले तो आपके पास इनपुट CGST है 10,000, इनपुट SGST है 10,000, आउटपुट CGST है 8,000, आउटपुट SGST है 8,000, एंड आउटपुट IGST भी है। तो इसमें सीन क्या है, सबसे पहले CGST और SGST उनका आपस में सेट ऑफ कर देना है, ओके। तो हाउ टू मेंशन इट, पहले तो इनपुट CGST विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। इनपुट CGST था 10,000, आउटपुट CGST था 8,000। इनपुट CGST अगेंस्ट इनपुट, sorry, input CGST against output CGST, C against C, S against S, center against center, state against state। इनपुट आउटपुट सेट ऑफ होता है, आउटपुट आउटपुट सेट ऑफ नहीं होता, इनपुट इनपुट सेट ऑफ नहीं होता, पता है ना? आउटपुट का मतलब जो आपने कलेक्ट किया कस्टमर से, इनपुट मतलब जो आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सेट ऑफ करके जो नेट टैक्स है वो आपको पे ऑफ करना है। इधर हम लोग पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, इनपुट है तो एसेट में दिखाने का, आउटपुट है तो लायबिलिटी में दिखाने का। डोंट पे ऑफ, प्रैक्टिकली यू पे ऑफ। Is this clear? वैसे ही you set off your SGST. So input SGST was 10,000. Set off it against output SGST which was 8,000. So net you get
2000। अभी दोनों का इनपुट बच गया है, बराबर है। और सामने आउटपुट आईजीएसटी है, तो वापस सेम नोट आएगा आउटपुट आईजीएसटी का। आपका आउटपुट आईजीएसटी है कितना, तो आई थिंक 6000 है। इसमें से सबसे पहला किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का, तो आईजीएसटी, विच इज नील। फिर यू सेट ऑफ इनपुट सेंट्रल टैक्स दैट इज 2, जो बच गया ना ये वाला। फिर इनपुट स्टेट टैक्स विच इज 2000, पूरा ही खा गया। उसके बाद भी बच गया कितना, 2000। लास्ट में ये जो आउटपुट आईजीएसटी है 2000, दैट विल बी लायबिलिटी। बस इतना ही लिखे, पूरे मसाले में से इतना ही लिखे। इज दिस क्लियर? गया दिमाग में? सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में पहला नलिफाई कर दो, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट मतलब दे दिया है, प्रीपेड। आउटपुट मतलब देना बाकी, आउटपुट मतलब लायबिलिटी, आउटपुट मतलब कलेक्ट किया हुआ है, देना बाकी। इनपुट मतलब प्रीपेड पड़ा हुआ है, आईटीसी बोले इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो पड़ा हुआ है, बेनिफिट मिलना बाकी। जीएसटी अपना एक्सपेंस इनकम है ही नहीं, जो खाली कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को देना है, कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को देना है। खाली हर एक लेवल पे वो टैक्स चार्ज करते रहता है। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचता है तो उसके लिए आउटपुट हुआ, मैन्युफैक्चर इनपुट गवर्नमेंट को देगा। होलसेलर थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर से कलेक्ट करेगा, आईटीसी जो किया हुआ है पे उसको आईटीसी जो पे किया हुआ है उसको सेट ऑफ करेगा और बाद में पे ऑफ करेगा। आप इसके पहले किधर गए? और रिटेलर जो कस्टमर को बेचता है वहां से कलेक्ट करता है, आईटीसी पे ऑफ। खाली वैल्यू एडिशन जो करता है ना, जो प्रॉफिट लगाता है, उस पर थोड़ा थोड़ा टैक्स इंक्रीज होता है। 100 रुपए में खरीदा तो उस पर 10% पे किया समझो, तो 10 रुपीज पे। 100 पे प्रॉफिट मारा 50, 150 में बेचा तो 15 रुपया करेक्ट। 15 में से 10 पे किया हुआ तो 5 विल पे नेट, समझा? तो 5 उसको पे ऑफ कर देना। That's how it works. चलिए बढ़े आगे। अभी जाते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। दिस इज समथिंग न्यू। नॉन मैन्युफैक्चरिंग का हो गया आपका, ओके। अभी मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे आपका फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट है। उसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट्स आएगा, दोनों मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये फ्राइडे अकाउंट्स नहीं है, मैथ्स शायद एलआर कंटिन्यू वापस रख देंगे। आई डोंट नो, व्हाटएवर मैथ्स का होगा। आई थिंक ऑफ माइंड इज फ्राइडे। सॉरी, हाँ वो आ गया। एलएलबी पार्टनरशिप बाकी, उसके बीच में एडमिशन रिटायरमेंट है, उसके बाद इसका फाइनल अकाउंट में खाली एडमिशन रिटायरमेंट है, डिसॉल्यूशन वो पहले 12th में होगा, फिर वहाँ पे 10th के बाद हम स्टार्टिंग में डिसॉल्यूशन फ्राइडे, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या करूँ, कैलकुलेटर सुनो दादा अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। सो एज द वर्ड सजेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब तक आप लोग किसका फाइनल अकाउंट बनाते आ रहे थे, तो ट्रेडिंग कंसर्न था। सो ट्रेडिंग कंसर्न्स कौन होते हैं, तो ट्रेडिंग कंसर्न्स आर द पीपल हु बाय द गुड्स एंड दे सेल। एंड यहाँ पे हम लोग प्योर ट्रेडर्स नहीं थे। 11th-12th में वी वर सेमी मैन्युफैक्चरर्स। सेमी मैन्युफैक्चरर मतलब गुड्स खरीदा, थोड़ा प्रोसेस किया और बाद में सेल आउट कर दिया, बराबर है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट। हु आर मैन्युफैक्चरर्स,
The manufacturer are the people or businesses. What do? They produce goods. They don't buy and sell simply the goods. So they produce. मतलब what do they buy basically? वो लोग रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल कर देगा. कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स? सॉरी, कॉटन एंड क्लॉथ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो गया आपका, बराबर है. वो लोग कॉटन खरीदते हैं एंड उसको क्लॉथ बना के सेल कर देते हैं. आयरन एंड स्टील, आयरन और खरीदते हैं, स्टील बना के बेचते हैं, बराबर है. शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन इज द रॉ मटेरियल, ओके, एंड उसको शुगर बना के सेल करते हैं, शुगर जैगरी व्हाटएवर. केमिकल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, अलग अलग केमिकल को लेके असेंबल करके न्यू केमिकल्स बना के सेल करते हैं. टमाटो केचप इंडस्ट्री, टमाटो सॉस, बराबर है. लेस भी है, आलू खरीदते हैं, चिप्स बना के बेचते हैं. सो ऑल दीज आर मैन्युफैक्चरिंग, यू नो वेरी वेल. सो व्हेन यू मेक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट, तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड हो जाता है आपकी लिस्ट में. ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, वो तो है ही. उसके अलावा एक और सबसे पहला टॉप पे एक और अकाउंट आ जाता है, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अभी प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता नहीं है, ओके, थ्योरेटिकल कंसेप्ट. आगे जाके खास कुछ काम का आने वाला है नहीं, बट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में समझना है कि क्या क्या आइटम्स आते हैं. आगे जाके यही चीज पीएनएल में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट एक्सपेंस में. तो पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कौन से तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वो जानना इंपॉर्टेंट है. अकाउंट बनाना आगे आने वाला नहीं है प्रैक्टिकली आपको, ऐसा थियोरी में अभी है, क्वेश्चंस आएंगे आपको. सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मेनली क्या दिखता है, अभी तक के समझ में क्या होता था पता है, ट्रेडिंग वाले, फैक्ट्री वाले सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते थे, और ऑफिस वाले, सेलिंग वाले, फाइनेंस वाले पीएनएल में जाते थे. तो पीएनएल सेम रहने वाला है, पीएनएल में कोई चेंज नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग के जो भी खर्चे थे, बेसिकली ऑलमोस्ट सारे के सारे, परचेज और प्रोडक्शन वाले, वो सारे ऊपर चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग. तो ट्रेडिंग अकाउंट के मोटा मोटी 90% एक्सपेंसेस दे विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग. ट्रेडिंग अकाउंट इतना सा बन जाएगा 4 लाइन का. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, purchase of finished goods, sale of finished goods, closing stock of finished goods, and gross profit. Just 5 items. That's it. Finished goods. If at all there is need, some manufacturing concern, you don't buy finished goods. But अभी कोविड आ गया था सपोज, तो कोविड की वजह से क्या हो गया था, प्रोडक्शन प्रोसेस सब अटक गया था. तो एक कंसर्न को दूसरे कंसर्न से खरीद वरीद के भी बेचना पड़ रहा था. तो वेरी रेयर सिनारियो दैट यू माइट बाय फिनिश्ड गुड्स, बट यू कैन, वेरी रेयर सिनारियो अगर हुआ तो, ओके. बट मेनली परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स शायद नहीं होगा, तो उसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. सो 5 आइटम्स व्हाट यू हैव, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट. दैट्स इट, ओके. नाउ हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लुक लाइक? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में याद रखना सेल वगैरह दिखता नहीं है, नो सेल. सेल ट्रेडिंग में दिखता है. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया गया है टू जस्ट हाईलाइट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. गुड्स को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कहां पे दिखता है, मैन्युफैक्चरिंग, ओके. सबसे पहला महामंत्र याद रखो, इसमें 3 डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. 3 डायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट, ओके. तो सबसे पहला आता है, वो 3 डायरेक्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. और 3 इनडायरेक्ट भी क्या होता है, रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आई एक्सप्लेन व्हाट इट इज. सबसे पहला शुरुआत होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. डोंट राइट एनीथिंग, फॉर्मेट इज ऑल गिवन टू यू, जस्ट अंडरस्टैंड. तो शुरुआत होती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब सबसे पहला खर्चा रॉ मटेरियल का. उसके अंदर सारा रॉ मटेरियल का खर्चा दिखा दो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेट्स से इट वाज 5000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक तो पता है आपको, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ. रॉ मटेरियल वो ओपनिंग बन के आया, पहला यूज हुआ खर्चा. परचेज मतलब और रॉ मटेरियल खर्चा, वो खरीदा वो खर्चा. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज लेट्स से 50,000 लेस परचेज रिटर्न्स ऑफ रॉ मटेरियल. अभी यहाँ पे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स इज अ वेरी रेयर फिनोमेना.
अगर परचेज दिखा मैन्युफैक्चरिंग में मतलब वो किसका है, रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स डोंट बाय फिनिश गुड्स यूजुअली, they'll buy raw materials and they'll sell finished goods. If you have normal purchases in manufacturing concern, it means it is किसका purchase, raw material का. Less purchase return, समझो 2000 आपने purchase return कर दिया, and less closing stock of raw materials, that let us say it is 10,000 rupees. So 55 minus 2 is 53 and 43. 43 is called cost of raw material consumed. मतलब रॉ मटेरियल का नेट खर्चा कितना हुआ ये सारा. क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस किया आपने, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों माइनस किया, वो ये सारा बिलोंग्स टू दैट्स अ प्रीपेड एक्सपेंस, बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, राइट. यू राइट इट अंडर ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड यूजुअली. मैं आपको बोलता भी था परचेज से माइनस ना करके आप ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखा रहे हो, इट्स अ प्रीपेड एक्सपेंस. सो इसमें क्या आ जाता है आपका, सिर्फ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल को बिलोंग नहीं करता, ये जाएगा एसेट में. द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज. गॉट दैट. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है, सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग, फिनिश. इसको डायरेक्ट मटेरियल भी कहा जाता है. डायरेक्ट मटेरियल मतलब कोर मटेरियल, जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉटन हो गया, मेन मटेरियल. ओके. फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस. क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस. एज द नेम सजेस्ट, जो भी आपके डायरेक्ट वर्कर्स के वेजेस है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है कंप्लीटली, वो कंप्लीट वेजेस यहां पे है, डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटली वेरिएबल. डायरेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटली वेरिएबल, मतलब जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे ना उतना ये खर्चा बढ़ते जाएगा. आप 10,000 टन बना रहे हो तो 10,000 का प्रोपोर्शनेट रॉ मटेरियल लगेगा. 20,000 टन बना रहे हो तो 20,000 का प्रोपोर्शनेट. 11,000 टन बना रहे हो 11,000 का प्रोपोर्शनेट. जितना यूनिट्स बनाओगे उतना ये डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ते जाएगा. प्योर वेरिएबल एक्सपेंस बोला जाता है. रॉ मटेरियल प्योर वेरिएबल है, डायरेक्ट वेजेस भी प्योर वेरिएबल है. जितना वो वर्कर वैसा है जो प्योरली प्रोडक्शन में एंगेज है. जितना यूनिट्स बनाओगे उसका पर यूनिट वेज रेट बढ़ते जाएगा, मतलब तो उतना प्रोपोर्शनेटली वो बढ़ाते जाएगा अपना. आपको लगेगा उसको देने के लिए क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है. तो डायरेक्ट का मतलब होता है इन जनरल टर्म वेरिएबल, प्योरली वेरिएबल, फ्लक्चुएटिंग. ओके. इसलिए मैं आपको बोलता था ये ट्रेडिंग में दिखाई देते थे पहले, है ना. लोग ट्रेडिंग का बात करते थे और मैं बोलता भी था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ज्यादा नहीं कर सकते. मतलब यू कैन नॉट रिड्यूस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इफ यू रिड्यूस डायरेक्ट एक्सपेंसेस योर लेवल ऑफ एक्टिविटी विल कम डाउन. आपको यूनिट से कम बेचने मिलेंगे, यहाँ पे यूनिट से कम प्रोड्यूस कर पाओगे. अगर आप रॉ मटेरियल कम कर दोगे तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे. अगर आप वेजेस कम कर दोगे तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे. तो प्योरली फ्लक्चुएटिंग. इज इट क्लियर? सिमिलर टू दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, वो वेरिएबल एक्सपेंसेस विच आर कंप्लीटली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ये डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ेगा. डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाता है, देयर आर सर्टेन स्पेशल डाइज होता है, स्पेशल केमिकल्स होता है जो मटेरियल नहीं है. अभी समझो आप टेक्सटाइल में जा रहे हो तो खाली कॉटन से तो बन नहीं जाएगा, उसमें केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं आपको. तो वो जो स्पेशल डाइज होते हैं, स्पेशल केमिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो हायर चार्जेस हो जाता है, किसी मशीन का हायर चार्जेस हो जाता है, रॉयल्टीज हो जाता है, फ्रेट इन्वर्ट हो जाता है, कैरेज इन्वर्ट हो जाता है. ये सब खर्चा क्या है, जितना मटेरियल लाओगे जितना प्रोडक्शन करोगे उतना बढ़ेगा. तो ये सब प्योरली वेरिएबल एक्सपेंस है. ये तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए आपके 60,000. तो ये सारा कुछ मिला के कॉस्ट बनता है. उस कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट. डोंट कॉपी दिस बट कॉपी दिस. प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट, ये लास्ट साइड पे आपके नोटबुक पे कहीं लिख के रखो. प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब इसमें कोई लिस्ट फिक्स नहीं है, हर एक बिजनेस अपने हिसाब से अपना डायरेक्ट एक्सपेंस, अपना वेजेस, अपना मटेरियल डिसाइड कर लेता है. लॉजिक क्या है इसके पीछे की जो चीज प्रोडक्शन के साथ कंप्लीटली वेरिएबल. समझ आ रहा है?
प्रोडक्शन के साथ जो चीज कंप्लीटली वेरिएबल है, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. प्राइम कॉस्ट, इसका नाम है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इज इट क्लियर? ये आपको कॉस्टिंग में डिटेल में आएगा नेक्स्ट ईयर. फिलहाल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, ये मेन कॉस्ट होता है किसी भी बिजनेस का. मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंसर्न रहेगा उसका मेन ध्यान ये कॉस्ट पे रहता है, क्योंकि ये कॉस्ट में कम ज्यादा करना पॉसिबल है ही नहीं. इनको घटाओगे तो आपके प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो जाएंगे. मतलब ये लेवल पे अगर खर्चे नहीं संभाल पा रहे हो तो आपका बिजनेस चलना डिफिकल्ट है. वैसा तो इन खर्चों पे सबसे ज्यादा कंट्रोल होना जरूरी है. ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद आता है 3 इनडायरेक्ट आइटम्स. उनको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलते हैं, या फिर उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. इसके अंदर 3 आइटम आते हैं: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहा जाता है. इसमें इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एज द वर्ड सजेस्ट, नॉट डायरेक्टली वेरिएबल विद प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, ये एक्सपेंस भी बढ़ेगा, लेकिन यूनिट वाइज इतना फास्ट नहीं बढ़ने वाला है. इसमें कुछ एक्सपेंस फिक्स्ड नेचर के हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल नेचर के भी हो सकते हैं. फिक्स्ड नेचर के हुए मतलब क्या है? सीन समझो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, नॉट द पावर और हैवी पावर जो मशीन को चलाने में जा रहा है. नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो आप 2 मशीन रखो, 3 मशीन रखो, 4 मशीन रखो, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना ही आने वाला है, मंथली बेसिस पे आता है. तो वो एक नेचर का फिक्स हो गया. रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया. तो ये सब फिक्स नेचर के एक्सपेंस हो गए. इनडायरेक्ट मटेरियल्स मतलब ये मटेरियल्स हैं लेकिन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन. लाइक कभी कोविड वगैरह में यूज किया था हमने, पीपी सूट्स था, या फिर आपका ये हो जाता है अपना अडेसिव्स हो जाता है, ग्लू हो जाता है, टेप्स हो जाता है, या तो फिर आपका स्पेशल वो लोग को पहनना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, हेलमेट्स वगैरह, या फिर आपका ड्रिल मशीन हो गया, टूल्स, लूज टूल्स हो गए जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में, लेकिन जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतना यूज नहीं हो रहा है. मटेरियल्स यूज हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन के साथ कंप्लीटली वेरिएबल नहीं. मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें आएगा, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, तो आपको हेड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हेड में ये हेड में ये, मीनिंग समझ लो. बाकी तो फाइनल अकाउंट्स करते हो